फाइट्स को एज अ कैरियर बनाने का जो सफर था वो मैंने अपने ऊपर करके देखा। जब एप्रिसिएशन वाली सिस्टम करते हैं तो आप उसमें देखें कि प्राइवेट लोग पाकिस्तान के अंदर क्या काम करते हैं। तो थोड़ा सा भी वायरल हो जाता है उसको मॉर्निंग शो में बिठा लेते हैं। तो आपके साथ, आपके टीम मेंबर्स के साथ, आपके प्लेयर्स के साथ कभी ऐसा हुआ? जो मॉर्निंग शोज पे कॉल आती थी वो सारे कहते थे कि भाई आप इसको बुलाएंगे, लेकिन उनकी आवाज एक हद से जाकर फिर टकरा जा रही है। स्ट्रेस स्ट्राइक से निकलता है। स्ट्रेस को आप जम अपने अंदर इसको जमाते नहीं है। फेवरेट उस्ताद तो क्रिकेशन पाकिस्तान रिहान इनामुल्लाह खान साहब के थे। उन्होंने ह्यूमन बॉडी को सख्त तरीन मराहिल से गुजरने का जो एक प्रोग्राम बनाया, दैट इज कॉल्ड क्रिकेशन काइका। उन्होंने बाकायदा स्लॉटर हाउस में जाकर बुल्स होते थे, उनके हॉर्न्स यानी कि उनके सींग्स तोड़ते थे। टेलीफोन के खंभों को बैंड करना शुरू कर दिया अपने नकल्स से। ये 100 मैन कमेडी क्या है? मैं 100 लोगों को खड़ा करता हूँ और खुद खड़ा हो गया पहले। 1 मिनट मीन्स 100 मिनट। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज महविश एंड वेलकम टू आवर शो बैठक। और आज वॉइस ऑफ सिंध के बैठक के इस सिलसिले में हमारे साथ जो मौजूद हैं शख्सियत, वो तारुफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो कदम उठाया है पाकिस्तान में वो अक्सर लोग उठाने से डरते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है, कोई स्कोप नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं कराटे चैंपियन और साथ साथ K7 एकेडमी के फाउंडर हैं और हेड कोच भी हैं किक बॉक्सिंग और बॉक्सिंग के। हमारे साथ मौजूद हैं जमील अहमद चांडियो साहब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच मैरिश। अच्छा, मैंने जिस तरह से इंट्रोडक्शन में कहा कि कोई स्कोप नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, तो आप इस बात से सहमत हैं? नहीं, आपने तो जो बात कही है, बिल्कुल लोगों को रिस्क लेने की यहाँ पर आदत नहीं है। और ये सारी चीज़ होती है आप किस किस्म का रिस्क लेते हैं और किस पर्पस के लिए। ओके। तो किक बॉक्सिंग, MMA और कॉम्बैट स्पोर्ट्स की प्रमोशंस के लिए जब हमने हाथ डाला था तो उस वक्त जाहिर है कि लोग नहीं चाह रहे थे कि ये आप करें। उल्टा मुझे मशवरे दिए गए कि आप क्यों अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है हमारे मुल्क में। तो सबसे पहले तो आपको सबसे पहले तो लेट डाउन कर दिया जाता है कि आपकी ये काविश, आपकी ये बातें किसी को समझ नहीं आएंगी। सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर समझ में बस डॉक्टर इंजीनियर समझ में आते हैं और माँ बाप सिर्फ पढ़ाई लिखाई जरूर कराएं, लेकिन चूंकि हम दीवार के उस पार जल्दी देख कर आ गए, ये हमारे लिए पॉजिटिव साइन था। तो जब हम अपने फाइटिंग इरा में थे, उसके बाद फिर हमने एज अ कोचिंग इरा और फिर प्रमोशन, तो ये 3 कैटेगरीज होती हैं। हाउ डिड यू स्टार्टेड ऑफ, लाइक आपने शुरुआत कैसे की? मेरी शुरुआत हुई 1986 से। हमने कराटे क्यूकुशन से फुल कांटेक्ट जो है पाकिस्तान में बहुत बड़े तादाद में अब भी किया जाता है, मगर उस वक्त इसकी एक अलग बात थी। तो वहाँ से शुरू किया और बड़े भाई के नक्शे कदम पर, क्योंकि वो चैंपियन थे, और उनको फॉलो करते हुए जब हमने देखा कि यार इसमें मज़ा है लेकिन तकलीफ़ें ज़्यादा हैं। अच्छा, कौन सी तकलीफें? तकलीफ़ें ये थी कि ये सब हमने अल्फाज बाद में अदा किए। तकलीफ़ें ये थी कि वहाँ मैनेजमेंट की फुकदान थी, यानी कि जो फाइटर्स का फ्यूचर है उसका क्या किया जाए। आपने फाइटर्स तो बना डाले, आपने एक इंटरनेशनल, लेकिन एज अ प्रोफेशन हम इसको नहीं ले सकते। एज अ प्रोफेशन कैसे लें कि फाइटर का जो है वो उसकी लाइफ सेटल डाउन हो जाए, या कि भी या फिर वो 15-20 अपनी जिंदगी के साल जो है वो फाइटिंग में गुजारने के बाद अब वो कहे कि जी मैं कहाँ नौकरी अप्लाई करूं जब वो 30-35 साल का हो जाएगा। तो माशरा इसको क्या कहेगा कि भाई आप यहाँ खड़े हो जाए, वहां खड़े हो जाए। लेकिन चैंपियन का कोई इमेज नहीं था। मैंने इसके अंदर क्या किया कि इंटरनेशनल ट्रेवलिंग से इमेज बिल्डिंग पे काम किया। प्लस मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव आप यूँ समझ लें कि एक्सपीरियंस हुआ कि मैंने मल्टीनेशनल्स में कई साल लगाए। एज अ सिक्योरिटी मैनेजमेंट समझ लें, मेरी पूरी एक इसके ऊपर एक यानी कि अच्छी खासी वक्त गुजारा मैंने। तो फाइट्स को एज अ कैरियर बनाने का जो सफर था वो मैंने अपने ऊपर कर देखा कि जब मुझे तकलीफें आई तो मैंने कहा आइंदा ये किसी को तकलीफ ना हो। अब वो किस्मत ने, अल्लाह ताला ने मुझे, मतलब मैं ब्लेसिंग बहुत प्राउड नहीं है, माँ बाप की दुआएं। तो कुछ अरसा मैं यूरोप में रहा, इंग्लैंड गया, जापान रहा मैं, और इंटरनेशनल फाइट्स की। तो मैं वहाँ आंखें बंद नहीं करता था कि ये सारी मैनेजमेंट होती कैसी है, ये इतने सारे लोग ऑर्गेनाइज क्यों हैं। So you actually represented Pakistan internationally? आपने इंटरनेशनल almost 20 years। मैं टॉप रैंकिंग में मार्शल आर्ट्स के अंदर पाकिस्तान में अपनी स्टाइल के अंदर हूँ। अनबीटेबल रहा हूँ पाकिस्तान में फाइट्स के अंदर, और मतलब काफी कुछ किया इस गेम के अंदर।
ऑफ कोर्स अब ऑन योर ओन या फिर आपकी सपोर्ट में कोई था? सपोर्ट में फैमिली थी ओके। और उस्ताद टीचर्स थे, बस वो हमें ट्रेनिंग कितने हद तक थे, हमें बाहर ले जाते थे, ये उनकी सपोर्ट थी। ट्रेनर कौन थे? ट्रेनर हमारे टीचर्स थे, हमसे जो सीनियर्स होते हैं उस वक्त के बहुत सारे कोचेस थे। ऐसे कैसे मिल जाते हैं ट्रेनर्स? अक्सर तो लोग ये होते हैं बच्चों के अंदर स्किल्स होती है, लेकिन अच्छा कोच और अच्छा ट्रेनर मिलना जो होता है वो बड़ी बात होती है। आपको कैसे मिल गए? देखिए, हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें बिल्कुल बेसिक से ही अच्छे ट्रेनर्स मिल गए, जो कि जिनका कॉन्क्रीट इमेज था कि हमें किसी को प्रॉपर सिखाना है। तो वही चीज़ फिर मुझ में आई। तो आज मेरे पास जो ट्रेनर्स हैं वो पाकिस्तान की पूरी कॉम्बैट स्पोर्ट्स फिटनेस मैनेजमेंट की जो क्लब्स हैं वो खुद कहते हैं कि जी जो K7 के कोचेस हैं उनकी कोई वजह है, डिफरेंसेस हैं। और वो डिफरेंसेस इसीलिए आए कि जब मैंने इस पर काम करना शुरू किया तो मैंने कहा कि सबसे पहले तो इमेज बनाएं और इसमें होस्टिंग आप क्या कर रहे हैं, लोगों को किस तरह आप सेटिस्फाई करेंगे। आप क्लब में आती हैं, आप सबसे पहले क्या देखेंगे? आप इंटर होंगी, आप हमारा एनवायरनमेंट देखेंगे, ठीक है, आप वहाँ की मुख्तलिफ चीजों को ऑब्जर्व करेंगी, जो आपको मीट करता है, देन जो इंटरेस्टिंग लगता है। आप मैट पे जब जाएंगे जब आपके वो सारे स्टेजेस क्रॉस हो गए, यस यस चेक चेक चेक, ठीक है। नाउ यू सी मी एज अ कोच, सो मैं आपको 1 घंटा आपकी ऑब्जर्वेशन लगी रहेगी, बिकॉज यू नेवर मेट मी बिफोर, सो यू विल जस्ट ऑब्जर्व मी माई इंस्ट्रक्शंस, द वे यू हैव डन इट जॉब आफ्टर द कूल डाउन, एंड देन यू गो होम एंड नेक्स्ट डे। ये मेरा सक्सेस स्टोरी है कि आप दोबारा साइन अप के लिए आपको देखने के बाद। दैट इज माय जॉब, ओके, यू हैव टू कम अगेन। ओके। ऐसा होता है क्योंकि हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते ना पोटेंशियल्स अपने अंदर। अक्सर ये होता है कि खवातीन के अंदर भी ये पोटेंशियल होता है और उनको सही तरीके से गाइडेंस नहीं मिलती, उनके पास एग्जांपल्स नहीं होती, और एज अ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स हमारे पाकिस्तान की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है ना, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट ही नहीं है कि टेलीविजन पे दिखाया जा रहा हो कुछ ऐसा कि हमें पता चले कि यार ये ऐसा कुछ हो रहा है। तो ये नहीं होता। तो इसके लिए आप कुछ कह रहे हैं कि गवर्नमेंट लेवल पे कुछ? गवर्नमेंट लेवल की बात, they are so busy. अच्छा, busy in what? They are very busy, and they claim that they are so busy for something. अच्छा. Right? And I tried my level best to go and find out that what is that called bracket something. तो वो something मुझे अभी तक clear नहीं हुआ, इसलिए हमारा space नहीं मिल रहा हमें, क्योंकि they are busy. अब उनसे हम क्यों शिकायत करें कि जहां हमें अंदाजा है कि वो अभी इस गेम के लिए अवेलेबल नहीं है। स्पेशली उनका जो इशू है, उनको कॉम्पिटेंसी का फुकदान है। ओके, राइट। लीडर जो होता है वो किसी भी एरिया का वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। अगर उसके नीचे कंसर्न लोग हैं या नहीं है, वो लीडर की अपनी जो है उसकी वर्किंग कहती है। अब मुझे अगर आप किसी चीज का इंचार्ज बनाएंगे तो मुझसे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? कि आपके पास वो सारी नॉलेज होनी चाहिए जिसके आप इंचार्ज बने। ठीक है, आप मुझे मैक्सिमम 3 महीने तक बर्दाश्त करेंगे। वजारतें भी ऐसे हजरात को दे दी जाती हैं जिनको नो हाउ होती नहीं उस चीज की। वो इसलिए है कि अगर हाउ नो वाले आएंगे तो फिर वो बात करते हैं, बिल्कुल, तो इनको बात करने वाले लोग पसंद नहीं है। अच्छा, हम ऐसे देखते हैं क्रिकेट टीम्स जो है हमारी बड़ी लेट डाउन कर रही हैं, लोग कितने डिसअपॉइंट होते हैं। तो मैं तो ये सोचती हूँ कि भाई अगर आपके पास क्रिकेट टीम अच्छी नहीं है तो दूसरे स्पोर्ट्स को आप इस तरीके से लेकर आएं, उसमें बजट लगाएं। तो इस तरह के जितने इवेंट्स होते हैं, जिस तरह से हमारा स्टेडियम भी ऑक्यूपाई किया गया, कराची में मैचेस हो रहे हैं, तो आप लोगों को कोलैबोरेट करने के लिए कहा गया हो कि आप लोग भी आए, आप लोग अपना टैलेंट शोकेस करें बिफोर द मैचेस, कुछ ऐसी कोलैबोरेशन? मुझे एक बात बताइए, आपने किक बॉक्सिंग, MMA और इनके बारे में जो सुना होगा, वो कौन से टूल्स या गैजेट्स थे जिनसे आपको इंफॉर्मेशन मिली? सोशल मीडिया, दैट्स इट। सोशल मीडिया। अगर ये मजीद हमारा जो नेशनल मीडिया इसके ऊपर प्रोग्राम देना शुरू कर दे, प्लस हेड ऑफ द जो स्टेट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि पूरे मीडिया को इस चीज के ऊपर लगा देते हैं, जो आपको क्वेश्चन है क्रिकेट वाला, राइट, कि जी यहाँ जो भी बात हो रही है सिर्फ एक स्पोर्ट्स पे क्यों पैसा लगे, बाकी लोगों का क्या कसूर है। उसकी रीजन ये है कि ऊपर जो है नीचे से इंफॉर्मेशन बताई नहीं जाती। अब मेरे बारे में साईं हेड जो होंगे हमारे स्टेट के, उनको कौन एड्रेस करेगा कि यार ये एक बंदा 40 साल होने वाले, यानी ये टैलेंट हमारे पास मौजूद 40 साल से ये एक चीज को इस तरीके से कर रहा है। आप ज्यादा 2 साल 3 साल में पहचाने जाएंगे, आप 5 साल में पहचाने जाएंगे कि आप क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपके सारे विजन मिशन क्लियर हो जाएंगे। यानी प्रमोशन नहीं है, सपोर्ट नहीं है, नॉट इवन फ्रॉम द मीडिया चैनल्स। ऑफ कोर्स वो लोग 3-3 4-4 दफा वो जो टॉक शोज को रिपीट करते हैं, ऑफ टाइम पे भी हमें नहीं देते। ओके, ऐसा हुआ है? तो हो रहा ही ऐसा।
आप मुझे बता दें कि एक मेरा नेशनल इवेंट हुआ, मैं अपने नेफ्यू अब्दुल्ला चांडिया को अभी दुबई में शोएब से वो जीता, हमने दुबई में से पूरा जोर लगा दिया कि हम यहाँ आना चाहते हैं, तो यार कोई वेलकम करने वाला नहीं हो, हमें नहीं चाहिए एयरपोर्ट पे, कम से कम यार स्टेट हमें कोई बच्चे को कुछ तो हमारा दे दे। वो इतना डिसार्ड हुआ, एप्रिसिएशन तो मिले एटलीस्ट। हाँ, तो नहीं हुआ। देखें, वी डिजर्व इट। अच्छा, आजकल तो ये हो रहा है कि कोई भी छोटे से छोटा इंसान जो सोशल मीडिया पे थोड़ा सा भी वायरल हो जाता है उसको मॉर्निंग शो में बिठा लेते हैं। तो आपके साथ, आपकी टीम मेंबर्स के साथ, आपके प्लेयर्स के साथ कभी ऐसा हुआ? ये तो बहुत कुछ हुआ। बाय द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड 2015 के बाद मुझे बहुत सोशल मीडिया प्लस मुझे मॉर्निंग शोज पे कॉल आती थी, उनकी मजबूरी होती थी, वो सारे कहते थे कि भाई आप इसको बुलाएंगे, तो मुझे बुलाते थे और मैं वहाँ यही बातें करता था। मैंने कई होस्ट को जो है माशाल्लाह जाके बात की और वो मेरे क्लब भी आते रहे, लेकिन उनकी आवाज एक हद से जाकर फिर टकरा जा रही है। उनकी आवाज उस जगह पर पहुंचने के लिए एक्सेस चाहिए मुझे, कि अगर मेरी एज के ऊपर, जो मैं इस एज पे हूँ, आप वो यकीन करेंगे चंद लोग हैं जो इस गेम को इस तरह प्रोफेशनल तरीके से चला रहे हैं। ये नंबर्स हैं, ये मैं नंबर्स करोड़ों में या लाखों के अंदर अगर कोई 100-150 लोगों में से 8-10 प्रमोटर में से जो बेस्ट 3-4 निकलते हैं, मैं उसमें से एक आता हूँ। ये मैं नहीं कहता, मेरी परफॉर्मेंस कहती है, राइट। जिस तरह आप किसी एक्सपर्ट को बुलाते हैं तो आप मैक्सिमम उसकी एजुकेशन बैकग्राउंड देखते हैं, उसका एक्सपीरियंस देखते हैं, उसके एक्सपोजर्स को देखते हैं, राइट, देन यू डिसाइड। अब मेरा एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपोजर, मेरी बैकग्राउंड डिपेंड करता है कि मैं किस किस्म का बंदा हूं। तो लुक एट माई टीम and look at the club image and look at the social media impact and the people voice. They talk about us. So what is stopping them not allowing us to go at the bigger scale, जहां हम कह सकें कि हाँ यार ये अब बन चुकी है बात। बट मैं मायूस नहीं होता। मेरे में ये अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी है अल्लाह ने मुझे दी है कि मुझे जब भी रिएक्शंस आते हैं, यानी कि जो एक्शंस के, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कि मायूसी जिसको कहते हैं फैल जाती है, मैं आप पैशनेट है माशाल्लाह, आपकी पूरी फैमिली इसी प्रोफेशन से वाबस्ता है ना? मेरे 2 भतीजे, मेरा बेटा, मेरे बड़े भाई, आप इन सब की आप सिर्फ ये देख लेंगे एक फैमिली, इसमें मेरे कजन्स के बेटे, आप समझ लें कि पूरी 15-20 लोगों की एक वन फैमिली तो ऑलरेडी इन्वॉल्व है। उसमें से 5 नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की फाइट्स कर चुके हैं। अच्छा, मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे बड़ा वो करती हूँ फोकस, तो मुझे बताएं कि आपके खानदान से फीमेल्स आई हैं? मेरी खानदान में फीमेल्स उस प्रोफेशनल लेवल पे इत्तेफाक से नहीं आ सकी, और उसकी कोई भी वजूहत हो सकती है। एजुकेशन में उन्होंने अपना नाम रखा, मेरी बेटियों ने और मेरी नीस ने, लेकिन ट्रेनिंग की हद तक वो ठीक है, बट एज अ फाइटर उसमें वो चीज़ नहीं आ सकी। नहीं, वैसे आजकल बड़ा प्रमोट कर रहे हैं ना कि लड़कियों को सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, तो सेल्फ डिफेंस में किक बॉक्सिंग अगर आपको आती है ना तो आपका गेम ऑन है। तो ऐसा आजकल हो रहा है कि लड़कियां भी ट्रेनिंग ले रही हैं? बताइए। हमारे पास जो मार्जिन है इस वक्त 35% जो है 40 वो है फीमेल्स। अच्छा। और हमारे क्लब में अल्टीमेटली आज से नहीं, शुरुआत से हो रही हैं, और फीमेल से लेकर आप समझे कि जो मेरे कोचेज़ हैं उसमें रिजवान खान हमारे माशाल्लाह बेस्ट कोचेस में आते हैं, कामरान हैं, हाजिक चांडियो है, अनिल खोकर हैं, रईस न्याजी हैं। इस तरह हमारे पास बहुत बड़ी टीम है। तो ईमान को बेसिकली हम एज अपना फीमेल की तरफ से रिप्रेजेंट करते थे। ईमान खान शी हमारी जो प्राउड फाइटर्स में से आती है वो ईमान खान आती है। ओके, तो उसने भी अभी ट्रेनिंग स्टार्ट की? उसने अभी नहीं की, उसने 2015-2014 से शुरू की थी। ओके। जब हमारा जो है हम माल स्क्वायर शिफ्ट हुए थे, वहां से फिर हमने पूरी ग्रुप क्लास में से जो फाइटर्स बनते हैं उनको फिर हम पिक कर लेते हैं। तो फिर हमने ईमान को स्पेशली इसीलिए पिक किया कि शी हैड दैट माइंड टू फाइट फ्रॉम फैमिली सपोर्ट। तो उनकी जो है वो सपोर्ट थी कि वो हमारे साथ ट्रेनिंग में आएंगी, और हमारी तरफ से फिर हमने अपने कोच को जो है उनकी तरफ कर दिया कि अब आप इसको बिल्ड करें। तो मैं क्या करता हूँ, कोचेस को इंडिविजुअल फाइटर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ कि इनके साथ करें। समझे वो पर्सनल कोच हो जाते होंगे ना? वो ऑलमोस्ट पर्सनल कोच हो जाते हैं, इसीलिए फाइटर्स फिर जल्दी बन जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, इज इट ओनली अबाउट फिजिकल फिटनेस और ये उससे भी अबव लेवल का है? लाइक फाइटिंग, अगर हम कॉन्सेप्ट ये है लोगों का कि फाइटिंग के लिए आपको फिजिकली फिट होना जरूरी है, फिजिकली और मेंटली दोनों का कोऑर्डिनेशन है, क्या है ये? यस, 100% फिटनेस required, 100% confident required, 100% you have to be quite आप यूँ समझ लें कि आपका जो विजन है वो ये नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ पर एज अ लड़ने के लिए जा रहा हूँ। हम उस लड़ाई को जो आपके अंदर एज
एग्रेशन जो आपका होता है या आपके अंदर स्ट्रेस मौजूद होता है, एक तो ये ट्रेनिंग से निकलता है। इसके लिए आपने अपनी फिटनेस को सबसे पहले ऊपर करना पड़ता है। वंस यू गेट फिट, फिजिकली फिट, यू आर 10 of 10 आप पॉजिटिवनेस में आ गए। स्टेप नंबर 1। फिटनेस कैसे होती है? आपको कोच मिल गया, आपको उसने न्यूट्रिशन की सारी चीजें बताई, आपने बेहतरीन डाइट ली, आपके पास एक टारगेट है एज अ फिटनेस मैनेजमेंट, आपने अपनी बॉडी में तकरीबन 6 महीने में रिजल्ट्स आपके आने चाहिए मैक्सिमम। तो वो रिजल्ट्स कैसे आते हैं? वो रिजल्ट्स ऐसे आते हैं कि कोच आपकी पूरी बॉडी की रिस्पॉन्स के साथ आपकी ट्रेनिंग प्लान को चेंज करता रहता है। देखिए हमारे में डाइट प्लान भी बनता होगा हमारे ट्रेनिंग में कराने में और जिम के कोचेस में बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा, क्या फर्क? बहुत बड़ा फर्क है। क्या फर्क है? देखिए जो मशीनों के साथ ट्रेनर बनते हैं वो मशीन के साथ आपको ट्रेनिंग कराएंगे, राइट? जो कि एक हद तक तो चलता है। आज के दौर में बॉडी वेट ट्रेनिंग, बॉडी वेट ट्रेनिंग, और जो तो आप लोग होती है डाइट प्लान फॉलो करते हैं? अब जैसे मेरी जैसी दुबली पतली लड़की है, मैं कराटे का भी इमेजिन करती हूँ, तो मैं ये सोचती हूँ मुझे तो एक ही किक पड़ेगा, मेरे तो हाथ पैर टूट जाएगा। तो उसके लिए पहले आप ट्रेन करेंगे फिजिकली? सबसे पहले आपका ये सवाल हर कॉमन लोगों का है कि जी मैं आऊंगा तो मुझे किक पड़ेगी। नेवर। रूल नंबर 1, देयर इज नो पंच एंड किक फॉर यू। रूल नंबर 1, वंस यू गेट इन द मैट, ऑन द मैट, आपको हम ये दिखाएंगे कि आप पहले वॉक करके आए। यानी कि ये नॉर्मल होता है पर्सनल ट्रेनिंग में। ग्रुप क्लास में आप तीसरी क्लास के बाद कोच समझ जाता है कि आपके पोस्चर्स में प्रॉब्लम है, आपका लोअर इशू ठीक नहीं है, आपके हैमस्ट्रिंग बहुत टाइट है, आपकी कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम है, प्लस आपकी जो रिफ्लेक्सेस हैं वो बहुत वीक है। अच्छा, आप क्या करें जी? हम आपको फिर ऑफर करते हैं कि आप पर्सनल में आ जाएं कुछ अर्से के लिए। थोड़ी सी फीस में फर्क आएगा, बट हम आपके ये एरिया ठीक कर देंगे। उसके बावजूद भी अगर वो कहते हैं नहीं मैं ग्रुप में ही ठीक हूँ, तो हम फिर ग्रुप में उनको 10-15 मिनट एक्स्ट्रा देते हैं। एंड दैट इज मेकिंग अ स्टांस, either you are left hand or either you are right hand। उस हिसाब से आपकी बॉडी को हम फिटनेस की उस स्टेज पे ले जाते हैं जहां किक और पंच की बारी आती है। अच्छा, ये बाद में आता है? ये बाद में आएगा ना। अब आपको टाइमिंग नहीं पता, स्प्लिट सेकंड की रिफ्लेक्सेस ही आपकी डेवलप नहीं है। आप किक को कैसे रेंज में लाएंगी, कैसे उसे पकड़ के आप, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपके रिफ्लेक्सेस की भी है ना। सबसे पहले ये आपकी रिफ्लेक्सेस, आपकी कोऑर्डिनेशन ठीक करती है। इसको कहते हैं हम हैंड आई कॉन्टैक्ट। हैंड आई कॉन्टैक्ट क्या होता है? स्प्लिट सेकंड में डिसीजन लेना होता है। तो इट्स आल्सो वेरी गुड फॉर योर ब्रेन एक्टिविटी। एग्जैक्टली। आजकल तो ब्रेन फॉग हो रहा है ना, हर कोई मोबाइलों में लगा हुआ है, तो उनको तो समझ ही नहीं आता कि बाहर चल क्या रहा है, और इतने एक्टिव हैं भी नहीं बच्चे, तो उनको तो ये पार्टिसिपेट करना चाहिए। और जिन पेरेंट्स को पता है, दे आर सेंडिंग देयर किड्स। अच्छा। दे नो कि आज से 15 साल पहले डीएचए क्लिफ्टन में कहते थे कि जी ये जो फाइट वाइट है यहाँ हम अपने बच्चों को क्यों भेजें, हम तो बस वो थोड़ा बहुत जो होता है नॉर्मल स्पोर्ट्स, रनिंग कर ली, सॉकर कराटे करा लिया, बेसिक जो होता है हर स्कूल में। वो जो बेसिक स्कूल वाले हैं वो तो जस्ट इंफॉर्मेटिव बेसिक ट्रेनिंग्स होती हैं। प्रोफेशनल स्टैंडर्ड वाली जो ट्रेनिंग्स होती है वो प्रोफेशनल जिम्स के प्रोफेशनल कोचेस कराते हैं, जिनका काम ही यही है 24 घंटे का। ठीक है, व्हेन दे स्टार्ट ट्रेनिंग वो आपको डेवलपमेंट करते हैं, तो वो आपके अंदर बहुत बड़ी चेंजेस ले आते हैं। देखिए इसमें आता है डिसिप्लिन, सीनियर जूनियर का। आप जब कोच को फॉलो करते हैं, आप में सबसे पहले तो वो खत्म हो जाता है कि आप कौन है, आपके अंदर सब कुछ खत्म। मैं खत्म हो जाता। काइंडली कम टू द जिम। और जब आप रूल्स के तहत डिसिप्लिन में, ये इट्स लाइक अ सोल्जर। हम बेसिकली एक इनडायरेक्टली तौर पर यूं समझ लें कि प्योर हम एक सोल्जर बना ट्रेनिंग अ सोल्जर। तो आप समझ जाएंगे सोल्जर कितना डिसिप्लिन होता है, बिल्कुल कितनी रिस्पेक्ट करता है। तो ये डिफिकल्ट है लोगों के लिए ये ट्रेनिंग? कहीं ऐसा होता है कि एक महीने ट्रेनिंग की और उससे तंग आके भाग गए और फिर छोड़ दिया? ये एडिक्शन है। अच्छा, जिस तरह जिम एक एडिक्शन है, जिम से ज्यादा एडिक्शन है। आप जिम जाकर जब ये हमारी K7 की ट्रेनिंग पे आ जाएंगी, आप दुनिया में कहीं भी जाएं, आप ढूंढेंगे कि मुझे पैड वर्क और शेडो ट्रेनिंग और मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो हमारी होती है सर्किट, जिसको हम कहते हैं स्टेशन वर्क, ये हमने 3 days a week 12 days a month का प्लान है। आप उसके बाद रनिंग करें, आप किसी जिम में जाके ट्रेनिंग करें, आप वेट्स उठाएं, मैं भी करता हूँ यही हूँ, लेकिन जब तक मैं अपनी वो चीजों को निकालता नहीं हूँ तो आई जस्ट फील कि सम पार्ट इज मिसिंग।
Okay. सो वो मिसिंग पार्ट आपका 3 days वीक में निकल जाता है। Okay. स्ट्रेस स्ट्राइक से निकलता है। Okay. स्ट्रेस को आप जम अपने अंदर इसको जमाते नहीं है। वेट्स आप सारा दिन उठाते रहेंगे तो आपकी बॉडी पंप तो हो जाएगी, मगर आपका स्ट्रेस कहाँ से निकला? स्ट्रेस निकलता है थ्रोइंग योर समथिंग आउटसाइड फ्रॉम योर इनर कोर, Okay. एंड दैट इज हार्ट रेट। जब आप मुक्के मारती हैं टारगेट के साथ प्रोफेशनल वे में, एक होता है टारगेट के साथ, एक होता है विदाउट टारगेट। जब आप उस पर स्ट्राइक करती हैं, तो मुझे याद है कि मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में सिखा रहा था किसी को, तो वहाँ स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बात हुई। मैंने कहा जिन जिन के लाइन मैनेजर्स उनको तंग करते हैं ना, वो उनकी फोटोकॉपी उनकी तस्वीर की निकालें और पंचिंग बैग पे लगा दें Okay. और हिट करें। Okay. तो कितना मजा आया, क्या हम तो बिल्कुल सुकून में दिल आ खुश गए। हो गया, दिल खुश हो गया। पड़ गई है। सही बात है, ऐसा होता ठीक है। है, तो ये स्ट्राइक्स कहती हैं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी पर काम करती हैं। और जब आप कूल डाउन होते हैं, आप समझते हैं कि आपने बहुत कुछ अपने, देखिए हमारे जो ब्रेन के अंदर की जो सेल्स कहलाते हैं ना, जो हमारे फोल्डर्स खुले होते हैं, वो फोल्डर्स टेंशनों के वो कभी जिंदगी में खत्म नहीं होने वाले। नहीं होने जब तक हम जिंदा हैं, It's a हमारे part of साथ life. कनेक्टिविटी चीजें लगी रहेंगी। फैमिली की हो, फ्रेंड्स की हो, जॉब्स की हो, कॉर्पोरेट्स की हो, हजारों चीजें हमारे साथ लगी हुई है। बट उन सबको फेस करने के लिए हमें स्ट्रांग बनना पड़ेगा। मैनेजमेंट आनी चाहिए ना हमें। ठीक है, अच्छा ये भी है आजकल बड़ा एंगर इश्यूज हैं लोगों के अंदर, टेम्परामेंट इशू है, हर जगह कोई भी खड़े होकर बस लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है। तो आप उनको थोड़ा सा मशवरा देंगे कि इस तरफ आ जाएं अगर आपको लड़ने झगड़ने का बहुत शौक है? बिल्कुल, देखिए लड़ने झगड़ना सोसाइटी में क्यों आम हो गया है कि जीरो टॉलरेंस सोसाइटी है ये। यहाँ लोग हंसते नहीं हैं। मैं इंग्लैंड रहा हूँ, मैं यूरोप बाय रोड घुमा हूँ, मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, और मैं प्राउडली तौर पर पाकिस्तान को पाकिस्तानियत के हिसाब से रिप्रेजेंट करा। लोग मुझे देखकर कहते थे कि आर यू रियली फ्रॉम पाकिस्तान? मुझे बाकायदा उन्होंने कहा, क्योंकि जनरल परसेप्शन बड़ा नेगेटिव है ना बहुत बड़ा इंटरनेशनली। मतलब मेरी सिटिंग, मैं कॉर्पोरेट में वहाँ जॉब करता था, तो वहाँ लंच ब्रेक्स होती थी। जाहिर है आप जाते हैं, नाश्ता खाना खाते हैं, उनके साथ सारे गोरे बैठे हुए, ठीक है। कुछ वहाँ स्कॉटिश थे, मेरे जो मैनेजर्स थे दे वर फ्रॉम स्कॉटलैंड, कोई वहाँ का ब्रिटिश था, मतलब पीटर, साइमन, स्मिथ, रिचर्ड्स, ये नाम के साथ मैंने काम किया। और फिर मेरी ट्रेनिंग होती थी, मैं वहाँ क्लास कराता था और क्लास करता भी था। सो मैं उस सोसाइटी में जब अंदर गया, तो उन्होंने जब देखा कि यार ये कुछ फर्क नजर आ रहा है, और मुझे पता था ये क्यों पूछ रहे हैं। मैंने उनको बताया कि आई बिलोंग्स टू द बिगेस्ट सिटी फ्रॉम इन पाकिस्तान, ठीक है, एंड माई अप्रोच वाज क्वाइट डिफरेंट। सो यू माइट फेस सम majorities of the people like कि you didn't like them because of so many reasons। तो मुझे पता है वो क्या है, मैं भी बहुत कुछ बिल्कुल सही बात है। नहीं इतनी डिटेल में जानना चाहता, बट जो स्मॉल जो एरिया है, नेगेटिव परसेप्शन है बहुत है, ओवरऑल बहुत ग्लोबली बहुत ज्यादा है। लेकिन ये अच्छी बात है कि आपको देख के उनका परसेप्शन चेंज हुआ है। मैंने चेंज कराया, और उसकी वजह क्या थी कि वो उनको देख के मैंने कहा कि यार ये मुस्कुराते हैं और कभी आप पे डाउट नहीं करते, कभी आपको लेट डाउन नहीं करते, कभी आपकी स्किल्स को डैमेज नहीं करेंगे, आपको प्रमोट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। इस मुआशरे में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? अप्रिसिएशन नहीं है। अच्छा, आपको कभी इस तरीके से अप्रिसिएशन मिला है कि आपका दिल खुश हो गया कि नहीं यार मैंने जितनी लाइफ अपनी इस फील्ड को दी है तो मुझे उस हिसाब से अप्रिसिएशन मिल गई है? कभी ऐसा हुआ? पब्लिक की तरफ से, मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, और एक बहुत बड़ा मेरा नेटवर्क है, वहां से तो मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिली है। लेकिन अप्रिसिएशन के लिए हम जिस स्टेट के अंदर काम कर रहे हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर, एक्सपेक्टेशंस होती हैं हर इंसान की। स्पेशली जब हम 23 मार्च को या किसी भी बड़ी दिन के अंदर हम जब ना चाहते हुए भी रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, तो अंदर एक ऐसी फीलिंग्स आती हैं कि हम नहीं कहते कि यार हम इस रेस में हमें लगना चाहिए, बट अंदर इंसान की एक होता है। तो वो जो हर साल लोगों को इस मुआशरे में जिन्होंने कुछ कॉज में काम किया, तो मैंने इसके ऊपर एज अ कॉज काम किया। तो वो अप्रिसिएशन की मैं डिजर्व करता हूँ। या तो आप ये अप्रिसिएशन वाली जो है ना सिस्टम को ही बंद कर दें, और अगर आप जब अप्रिसिएशन वाली सिस्टम करते हैं तो आप उसमें देखें कि प्राइवेट लोग पाकिस्तान के अंदर क्या काम कर रहे हैं। उसके लिए आपका एक सिस्टम हो जो उनको सर्च करे, और वही देखे कि हमने इलाकों में, कॉलोनियों में, गरीब इलाके के बच्चों के लिए हमने किस तरह काम किया, जो बेसिकली उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं।
हम स्टेट को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। थाने को पता होना चाहिए कि उसके इलाके में कौन से चैंपियन बैठे हैं। थाने की बात की, मुझे ये बताइए कि आर्म फोर्सेस और ये जितने फोर्सेस के लोग हैं, पुलिस डिपार्टमेंट, इन सब की ट्रेनिंग होती है नहीं होती है? बहुत होती है। होती है? अच्छा, नजर क्यों नहीं आती? नजर इसलिए नहीं आती कि उनके पास जो पावर है एग्जीक्यूशन का, वो उसको 100% नहीं वो कर सकते। अच्छा, वैसे आपके पास अंडर ट्रेनिंग रहे हैं? मैंने एलीट फोर्स को ट्रेन किया। आई एम अ प्राउड मतलब कोच ऑफ स्टेट एलीट पुलिस फोर्स। मेरी बहुत अच्छी उनके साथ एक रिलेशनशिप है। और मैंने एलीट फोर्स रज़ाकाबाद में 1990 से 95 तक पहले तो मैं वहाँ अनान का ट्रेनर रहा। फिर 2016 से दोबारा से लेके अब तक मैं इन आउट हूँ। लेकिन 17 में हमने हाउस ऑफ वॉरियर पाकिस्तान की तारीख में शायद अब तक आपको शायद पता होगा कि हमने वो बिल्डअप किया था सिंध पुलिस की कोलैबोरेशन करके। उस वक्त हमारे जो कमांडिंग ऑफिसर थे सैयद पीर मोहम्मद शाह साहब, द ग्रेटेस्ट ऑफिसर इन दिस। मैं कैसे और भी हैं, लेकिन मेरी जो उनके साथ रही पीएम, हम इनको कहते हैं, मैं कहता हूँ पीएम द ग्रेट, इज अ वेरी गुड ऑफिसर। सो उन्होंने मेरी बात को समझे। लेकिन बहुत कम होता है कि जो लोग किसी की बात सुनकर और बजट अप्रूव करते हैं। तो उन्होंने फिर डीआईजी आफ्ताब पठान साहब थे ट्रेनिंग के, उन्होंने कहा कि यार ये जो कह रहे हैं सर मैं इनके साथ एग्रीड हूँ। सो फिर मैंने वहाँ 10 लोगों का एक ग्रुप बनाया था स्पेशलिस्ट, और उनको हमने ट्रेन किया एज ए इंस्ट्रक्टर कोर्स। तो पाकिस्तान की मेरे ख्याल से तारीख में फर्स्ट टाइम ये हुआ था कि एक प्राइवेट सेक्टर, तो खैर मैं अपने आप को प्राइवेट तो नहीं कहता, मैं तो पार्ट समझता हूँ अपने आप को सिंध पुलिस का और आर्म फोर्सेस का, क्योंकि आई जस्ट लव engage we with should them. serve them. Yeah, that's my that's how I feel कि I should be available every time for them. बहुत अच्छी बात है। Because of the positiveness of department. तो वहाँ उनको मैंने ट्रेन कराया और अच्छी खासी तादाद में वो लोग तैयार हुए और आज भी वो कहते हैं। बट आगे जाकर फिर ये कैरी ऑन नहीं कर पाए आप इसे? नहीं, मैं कैरी ऑन करता रहता हूँ, लेकिन फिर वो टाइम मैनेजमेंट का इशू आ जाता है शायद। आपके पास टाइम नहीं है? नहीं, मेरे पास तो टाइम है। अच्छा, उनके पास नहीं है? उनके पास नहीं है। अच्छा, तो आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को ही कि अगर उसमें कुछ इस तरह से ट्रेनिंग सेशंस वो अलाउ करें अपने ऑफिशियल्स को, तो वो मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई थी, उसके बाद 2-3 ऑफिसर से मैं मिला हूँ। एसएसपी रैंक के थे रज़ाकाबाद में। मैंने जाकर उनको प्रपोज किया। मैं उसके बाद डीआईजी ट्रैफिक से भी टाइम निकाल कर गया उनके पास, और कुछ एएसपीस भी वहाँ मौजूद थे जो फ्रेश थे। और मैंने उनको कहा कि सर जो आपकी मोबाइल जो रोडों पे घूमती है वो आपकी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। बिल्कुल ठीक है। आप उस ऑफिस में बैठकर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स जो छोड़े हुए हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके ऊपर थोड़ा सा मजीद काम अगर हम कर सकते हैं तो मेरे पास कुछ आइडियाज हैं, और वो आप एक दफा आजमा के देखें तो आपको बहुत फर्क पड़ेगा। सो आई एम वेटिंग द रिस्पॉन्स। क्योंकि क्रिमिनोलॉजी को मैंने स्टडी किया है। ज़रूरी नहीं कि मैंने हर चीज़ में डिग्री हासिल की है। मेरे पास डिग्रियाँ कम है। मुख्तलिफ जो तरीके से लोग कहते हैं कि जी आपने कहाँ से पढ़ा है, लेकिन मेरे पास जो प्रैक्टिकल डिग्रीज हैं वो मेरे लिए मोर देन इनफ है। बिल्कुल ऐसा ही होता है, और आजकल स्किल्स मैटर करते हैं, डिग्रीज मैटर नहीं करती। और स्कूल्स में भी आजकल मैं तो यही कहती हूँ, सारे बच्चों को जिस तरह से किताबें पढ़ाई जाती हैं, डिग्रीज पे फोकस किया जाता है, आप स्किल्स पे फोकस करें, कम्युनिकेशन स्किल पे आप काम करें, आप उनकी दूसरी मोटर स्किल्स के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर काम करें, लेकिन उस चीजों पे काम होता नहीं है एज सच। इनफैक्ट स्कूल्स में फिजिकल फिटनेस की अगर आप बात करें, नहीं है। बहुत बेसिक कराटे का ये इंस्ट्रक्टर खड़ा कर देंगे जो बस हा हु करा देते हैं, एंड दैट्स इट। बच्चों को जो पढ़ाया जाता है, मैं तो समझता हूँ कि ये जो आपके खिलाते हैं ना, यूनिवर्सिटियों के चांसलर्स खिलाते हैं और गवर्नर्स खिलाते हैं, या सीएम जो कि उनके हेड होते हैं यूनिवर्सिटीज़ और मुख्तलिफ कॉलेजेस के, मैं तो कहता हूँ वहाँ पर बहुत बड़ा फुकदान है। हम इस चैनल के जरिए मजीद 1-2 और पॉडकास्ट करें और वो इनको मैसेज कराए कि बच्चों को सिर्फ कराटे किक बॉक्सिंग तो ज़रूरी है, चलो ये एक स्पोर्ट्स है, बट जो उनको असल ह्यूमन बीइंग बनाना है रोड के ऊपर, जो हम डिसिप्लिन देखना चाहते हैं, वो एक पीरियड होते हैं जिनके अंदर इनको रोड साइन और पेडेस्ट्रियन राइट्स, और जब गाड़ी चलाते हुए कैसे आपने लोगों को रास्ता देना है, और अगर आप पैदल जा रहे हैं तो आपने कैसे रोड क्रॉस करना है।
ठीक है, ये सबसे बड़ा आपकी इशू है। पर्सनालिटी में बहुत सारी चेंजेस आती हैं, पेशेंस आता है, पेशेंस नहीं है ना हमारे यहाँ, नहीं है, अगर इस तरह की ट्रेनिंग के ट्रेनिंग बगैर नहीं होगा। देखिए सोल्जर किस तरह रिस्पॉन्स करता है जब तक वो ट्रेनिंग सेंटर में नहीं जाता। यहाँ के बच्चों को कुछ पता ही नहीं है, तो वो वही सीखेंगे, वही करेंगे जो इनको और आता समर है। वेकेशंस होती हैं तो पेरेंट्स बड़े घबराए हुए होते हैं, परेशान होते हैं, मोबाइल्स और आईपैड्स पकड़ा देते हैं। तो मैंने आपका देखा था एक प्रोग्राम आप लोगों ने अभी समर्स में बच्चों के लिए स्टार्ट किया था, तो ऐसे आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं? करते रहते हैं हम वर्कशॉप्स कराते हैं फिजिकल अवेयरनेस की, सेल्फ डिफेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एनएक्सी वगैरह के लिए। मुख्तलिफ कॉर्पोरेट्स की तरफ से हमें कॉल्स आती हैं, हम वहाँ जाते हैं, हमारे क्लब्स में बच्चे आते हैं, हमारे क्लब्स के अंदर हम स्पेशल कॉम्बैट ट्रेनिंग की फाइट्स करवाते हैं, वो कि आपकी कॉन्फिडेंट और जो यंग लड़के खास तौर पर हैं, उन लड़कों को जो 14-15 के बाद की जो लाइफ चेंजेस होती हैं वो उनको समझ नहीं आती। ये मैंने इस पर बड़ी रिसर्च की है। पेरेंट्स मेरे पास आते हैं कि आफ्टर 15 years गर्ल्स एंड बॉयज दे शुड बी फील दैट आई एम अ गर्ल एंड आई एम अ बॉय एंड देन आई बिकम अ मैन एंड आई बिकम अ वुमन। सो उसके बाद जब उसको क्लासिफाई करने में ये चीज हेल्प करती है जी, और हम उनके ऊपर बाकायदा काम करते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए, अभी आप 90s के दौर की भी बात कर रहे हैं कि आपने तब से स्टार्ट किया हुआ है, तब से लेके अब तक आप काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने ये सुना था कि जो भी फिजिकली फिटनेस की तरफ जाता है या फाइटर होता है उसकी एज थोड़ी कम होती है इस प्रोफेशन में, या वो पहले रिटायर हो जाता है, लेकिन आप मुझे फिजिकली बिल्कुल फिट लग रहे हैं, तो ऐसा है कि वो पहले रिटायर हो जाते हैं? कोई रिटायर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इसमें तो आपकी सेहत मजीद इम्प्रूव होती है, आपकी एज लिमिट्स में फ़र्क आता है। देखें दो तबई टाइम है दुनिया में, आप किसी को रोक नहीं सकते हैं, जो आपका टाइम है जाने वाला, राइट। लेकिन ऐसा ज़रूर है कि अगर आप अपने ऊपर मेहनत करेंगे और आप अपनी डाइट पूरी करेंगे, आप सारी चीज़ों को पूरा करेंगे, आपके पास एक प्लस पॉइंट होगा, आप डिफरेंस में आएगा। नाउ इफ माई एज, मेरे साथ के कई ऐसे लोग हैं जो लगते नहीं हैं, ऑफ कोर्स हमारे, देखिए हमारी गेम करने वाले लोगों की एज में 10 ईयर प्लस का डिफरेंस है, जो हमने अंदाजा लगाया हुआ है। ये मेरा 40 साल का एक्सपीरियंस है कि जो हमारी, हाँ, आई एम 55 प्लस नाउ माशाल्लाह, बट यू डोंट लुक 55। डोंट लुक, व्हाई? बिकॉज इट्स बीन 35 इयर्स। मैं अपनी मोबिलिटी पूरी करता हूँ, मैं नाश्ता स्किप नहीं करता, मैंने डाइट में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अच्छा डाइट की बात करें, ये सप्लीमेंट्स जो लेते हैं अक्सर फिटनेस जो फ्रीक्स होते हैं, वो डाइट कुछ अलग सी लेते हैं, तो आप भी कोई अलग सी डाइट तो नहीं लेते? कुछ सप्लीमेंट इतनी खास अलग नहीं होती, लेकिन ठोस होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। क्या ठोस? क्या ठोस मीन्स ये कि आपको पता हो कि इसमें जो आप खा रहे हैं उसका जो वॉल्यूम है, प्लेट के अंदर 2-3 छोटे छोटे अगर आपने प्लेट में चीजें रखी है वो है क्या, आपको पहले पता होना चाहिए कि मैं जो पहले मैं क्या ले रहा हूँ। नॉर्मल खाना या कोई सप्लीमेंट? नॉर्मल खाने में सप्लीमेंट्स कुछ नहीं है। अच्छा, तो ये जो जिम में लड़के जा रहे होते हैं और अक्सर कहते हैं कि भाई ये तो बहुत वेट लिफ्टिंग करता था या मसल बिल्डिंग पे काम कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद ही डाइड यंग, लाइक बहुत यंगस्टर्स ऐसे जिम के ही लड़के आ रहे हैं, उनकी न्यूज़ ट्रेनिंग से नहीं होते हैं, फिर वो लोग स्टेरॉइड लगाते हैं। स्टेरॉइड इसलिए लगाते हैं कि जल्दी सब कुछ हासिल करने के लिए वो भूल जाते हैं कि आखिर एक आपकी बॉडी में कुछ ऑर्गन्स हैं जो एज वाइज काम करते हैं। अच्छा। अब अगर आपका मसल साइज लेट से 16 का आपका बाइसेप है, आप चाहते हैं वो 22 हो जाए और कम टाइम में हो जाए, तो वो स्टेरॉइड लेंगे। अब उसके इफेक्ट क्या हो गए, प्लस और माइनस। प्लस खुशी मिलेगी टेम्परेरी कि आपका साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिस तरह हम फार्म की चिकन को ले रहे हैं। अच्छा, राइट। अब आप क्या कर रहे हैं कि जो नेचुरल आपकी बॉडी का फिगर है, जिसको हम फ्रेम कहते हैं, अब आपका फ्रेम के मुताबिक आपका वेट डिफाइन करना पड़ता है। आपके फ्रेम का वेट है लेट से 65 kg, आप ज्यादा से ज्यादा उसको 5 kg और बढ़ा सकते हैं मसल। लेकिन आप उसमें 15 kg का अगर आप भारी किस्म का एक जिस्म में लोथड़े बनाने शुरू कर देंगे, अननेचुरल है, वो अननेचुरल हो गया, तो उसके साइड इफेक्ट्स अलग हैं और उसकी वजह से डेथ होती है। तो लेकिन ये स्पेशली ओनली फॉर दोज पीपल जो कि अपने वेट्स, यानी कि जो कई ऐसे ओलंपियन हैं जो चल नहीं पा रहे, ठीक है, उसकी वजह क्या है कि वो इतने भारी वेट उठाते हैं जिनको उनको साइज बढ़ाना होता है, फिर वो स्टेरॉइड भी लगाते हैं, फिर उस किस्म की डाइट लेते हैं। अब कुछ ऐसे होते हैं जो अभी तक उनको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने अपनी जो है ना बाद की ट्रेनिंग में अपने को मेंटेन करना शुरू कर दिया, फिर वो लाइट वेट में आने शुरू हो गए और फिर वो मोबिलिटी में आ गए।
मगर मेजोरिटीज लड़कों की जब भी हमने एक्सीडेंट सुने वो स्टेरॉइड की वजह से हुए हैं, उनके कोचेस ने इनको गलत गाइड किया। तो ये कोचेस को खुद अवेयरनेस नहीं है कि वो इतनी खतरनाक चीज इनसे करवा रहे हैं और उसके इतने साइड इफेक्ट्स जिम के नाम के लिए कुर्बानी दे देते हैं बच्चे की, जस्ट फॉर द सेक ऑफ बिजनेस। ओह ओके, मेजोरिटीज ऑफ देम। बाकी जो अनअवेयर होते हैं, जिनकी नॉलेज नहीं होती, वो बेचारे लकीर के फकीर बन जाते हैं। उसकी बॉडी देखते हैं, कहते हैं मेरी तो जो बॉडी। एक दफा स्टीरॉइड लगाता है उसे हमेशा लगाना पड़ता है? उसे कॉम्पिटिशंस के लिए, अपनी हाइट हेवी ट्रेनिंग के लिए वो लगाना पड़ता है, मजबूरी बन गई है ये। अच्छा, तो इसके पर्सनल लाइफ पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है? अक्सर मैंने देखा है कि कुछ लोगों को बहुत गुस्सा आने लगता है, कुछ लोग इतने ठंडे हो जाते हैं कि उनका दिमाग ऐसा होता है। आपके ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं। अच्छा, टाइम टू टाइम आपको मुख्तलिफ किस्म के इश्यूज आ रहे होते हैं, आप उसको डायग्नोज नहीं करती जब तक आपका फाइनल स्टेज आता है, जब आप टेस्ट कराते हैं तब आपको पता चलता है कि आपके साथ कितने इश्यूज आ चुके हैं। सो ये जो जिम की जो हमारे यहाँ शॉर्टकट लाइफ गुजारने की जो आदत हो गई है ना मुआशरे के अंदर, हर जिम का कोच चाहता है बस मैं 6 महीने में पाकिस्तान चैंपियन बना डालूं। वो हो नहीं सकता। और अभी आपने जिम में एडमिशन ही लिया होता है कि सबसे पहले एक लिस्ट आ जाती है प्रोटीन शेक की जो हजारों रुपए का होता है, उसके हवाले से जरा बताइए कि प्रोटीन शेक है क्या, उसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? प्रोटीन शेक क्या चीज है? प्रोटीन शेक ये है कि एक अच्छा एथलीट अगर अपनी कैलोरीज बर्न करता है, लेट्स से 1000, ये सिस्टम है पूरा एक। हम हमारे जिस्म में जो प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसमें से हमारा जो कैलोरीज बर्न करना होता है, जिसे हम फैट लॉस या वेट मैनेजमेंट कहते हैं। वेट मैनेजमेंट मीन्स या कि आपको इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। Okay. दो चीजें है ना। कुछ लोगों का बहुत ज्यादा है, कुछ लोगों का वेट ही नहीं बढ़ रहा, तो उसको वेट, हमने ये इस्तेलाह सब बनाई थी कॉम्बैट स्पोर्ट्स में। Okay. प्रोटीन क्या करता है, वो सप्लीमेंट होता है। अगर आपको 6 अंडे खाने और आपको 300 ग्राम चिकन लेना है, आपको कम से कम 12 कम से कम केले 8 घंटे में खाने, ठीक है जी। और आपने मुख्तलिफ किस्म के जो दालें होती हैं उसको आपने बॉयल करके, काला चना और बाकी चीजें आपने उसको भी खानी है। तो वो उसकी सबका समअप जो है वो एक बड़ा स्कूप में एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने पॉजिटिव सेम न्यूट्रिएंट्स हैं को करा दिया और कैलोरी काउंट भी सेम, जिसमें आप क्रिएटिव पाउडर खिलाता है। वो क्या करता है कि आप अभी ट्रेनिंग के बाद वो सारे खाने आप नहीं खा सकते, कॉस्ट भी है। अगर आप 30,000 का एक डब्बा ले रहे हैं, टाइम भी नहीं है ना। अच्छा, अब 30,000 का अगर आपने एक बड़ा सा डब्बा लिया जिसकी एक स्कूप जो है आपके लिए एनफ है फॉर अ डे और 2, तो वो आपका तकरीबन 3 महीने का आपका वो आ गया। Okay. तो अगर आप 3 महीने को कैलकुलेट करें कि अगर आप रोजाने की डाइट पे 1-2 टिक्का और आप 4-6 अंडे और आपका जो है बाकी चीजें मिलाएं, इतनी कुछ चीजें कराएं, तो वो वैसे ही आपको रोज का तकरीबन 1500-2000 से ज्यादा का डाइट होगी। अच्छा, तो ऐसा हो सकता है कि स्टीरॉइड्स ऐड हो प्रोटीन शेक के अंदर? ये आपको ऑथेंटिसिटी खुद समझनी चाहिए कि आप क्या ले रहे हैं और कहाँ से ले रहे हैं, और उसकी अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है क्या चीज, किस पर्पस के लिए आप प्रोटीन शेक ले रहे हैं। ओके, ये पता होना चाहिए आपको। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ट्रेनिंग की हमने बात की, तो कोई सेलिब्रिटीज वगैरह भी आपके पास आती हैं ट्रेनिंग के लिए? अच्छा, कौन कौन आए हैं अभी तक? जो खासे नाम है बता दूं? जी जी बताइए। देखिए, हमारे पास हमारे 2 अहबाब हैं, उसमें मकसद नवीद रजा हमारे पास बहुत आते हैं, हमारे पास सना फखर आती रही हैं, हमारे पास। तो ये फॉर द सेक ऑफ कैरेक्टर्स आते हैं या ये पर्सनल ट्रेनिंग के लिए अच्छा, ट्रेनिंग के लिए आते हैं। फैसल कुरैशी हमारे पास आते रहे, मैं उनके पास काफ़ी दफ़ा वो मुझे बुलाते थे, और उसके सुबह के प्रोग्राम में डॉन न्यूज़ से हमारे पास 2-3 फीमेल्स थी, मैं भूल गया उनके नाम, तकरीबन 16-17 से आ रही है सेलिब्रिटीज। अच्छा, आपके किन किन एरियाज में एकेडमीज हैं या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट? ये हमारा जो मेन क्लब है DHA फेज 6 में है, इतिहाद कमर्शियल। ओके, एक तो वहाँ है, दूसरा हमारा क्लब है गिजरी PNT कॉलोनी में। ओके, जो मैंने स्पेशली सिर्फ उनके लिए खोला हुआ है जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। वैसे आपने दोनों जो जगह है वो पुल के उस पार रखी हैं, अब बाकी वाले आपसे नाराज हो जाएं? देखें, नाराज हैं, मुझे पूरे कराची से क्या पूरे पाकिस्तान से कॉल्स आती हैं। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि कोई मेरा साथ दे और कोई कोलैबोरेशन करे या कोई हमारे साथ जॉइंट वेंचर करे, क्योंकि हम अकेले हर चीज नहीं कर सकते। मैं कोचिंग प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं जाकर उनकी हेल्प करा सकता हूँ, मुझे सेंट्रल से, गुलशन से, कारसा से मुझे इतनी कॉल्स आती हैं कि जी हमारे बच्चों को ये चीज करनी है, आपने इतनी दूर खोला। वहाँ तो ज्यादा पॉपुलेशन है मेरे ख्याल से। वहाँ कुछ हमारे दोस्तों के क्लब्स हैं, हम वहाँ भेज देते हैं। और अब आप ये देखें कि पैडल मैचेस हो रहे हैं बाकायदा, तो जगह जगह छोटे छोटे उन्होंने अरीनास बना लिए हैं, तो आप लोग उनके साथ कोलैबोरेट करके उस अरीना में भी अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं। बेसिकली सब लोग सिर्फ पैसा देखते हैं। अब आपने ये पैडल वाली बात की, तो मेरा साथ
मेरा माजी में कुछ अर्सा पहले एक बहुत बड़ा यानी कि मुझे बुरा इम्पैक्ट यानी कि बुरा एक्सपीरियंस मुझे मिला, जो आपने बात कही कि जी जो लोग भी इन्वेस्ट करते हैं वो ये कहते हैं कि जी हमें यहाँ से, सीधी सी बात है, बिल्कुल मैं आसान लफ्ज़ में कह रहा हूँ कि हमारे 1 घंटे के हिसाब से हमें पैसे कितने मिलेंगे। ओके। अगर आप सिर्फ यही सोचेंगी तो कॉम्बैट स्पोर्ट्स में आप 1 महीने की फीस देते हैं, पैडल में तो आप 7,000 8,000 रुपए घंटे के दे रहे हैं। बिल्कुल राइट। अब वो घंटे के हिसाब से वो देखेंगे कि एक पैडल में अगर सुबह जो से शाम ज्यादा तक बिजनेस दे रहा है उसको देंगे, लेकिन हम अब वो देने वाले कौन है? वो सुपर एलीट है जो कि हमारे 10% भी नहीं है। ठीक है, हम जो काम कर रहे हैं वो मेजॉरिटीज के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो स्कूल्स के साथ कोलैबोरेशन कर लें। स्कूल्स के बच्चों को देखें, वो बेसिक इंफॉर्मेटिव ट्रेनिंग तो मिल सकती है, बट ये जो हार्ड कोर की ट्रेनिंग है उसके लिए फ्लोर, अच्छा, उसके लिए वेयरिंग, आफ्टर स्कूल करिकुलर एक्टिविटीज की अलग से फीस स्कूल ले रहे हैं और बाकायदा आफ्टर स्कूल आवर्स में वो ट्रेनिंग करवा रहे हैं। बहुत कम है कि जिनके अंदर हमारे से उनकी कोई केमिस्ट्री बन सकती है, बिकॉज उन बच्चों को फिर उनके पेरेंट्स की तरफ से एक तो एनओसी चाहिए होता है, प्लस ये गेम 1 घंटे से 1.5 घंटे की है। अच्छा, ये पेरेंट्स की तरफ से एनओसी, क्या ऐसा होता है कि बच्चे ट्रेनिंग अंडर ट्रेनिंग हो और उनके हाथ पैर में कोई डैमेज हो जाए या फ्रैक्चर हो जाए? डैमेज वगैरह तो कुछ नहीं होता, बट उनके जहनों में ये है कि जी ये सॉकर खेल रहे हैं, ये स्विमिंग कर रहे हैं, ये पैडल खेल रहे हैं, ये फलाना कर रहे हैं, तो दैट्स इनफ। ओके। अच्छा, अब उनको ये नहीं पता कि ये तो ठीक है रूटीन वाली चीज है, हार्ट रेट बढ़ गया, आपकी फिटनेस लेवल, लेकिन ये जो हमारी ट्रेनिंग्स है ये प्योर बॉडी वेट ट्रेनिंग कहलाती है। ये आपको लॉन्ग लास्टिंग जो है सपोर्ट करती है। तो जब जिनको पता होता है वो हमारे पास आते हैं, बट हम चाहेंगे कि हम स्कूल्स के अंदर लोगों की अवेयरनेस के लिए जरूर वर्कशॉप्स और शॉर्ट पीरियड के कोर्सेज कराएं। जमील साहब, मुझे ये बताइए कि आपके उस्ताद कौन से रहे हैं, फेवरेट आपके उस्ताद कौन से हैं? देखें, फेवरेट उस्ताद तो कहते हैं कि जब आप ट्रेनिंग में जाते हैं तो कई नाम आते हैं, लेकिन मैं शुरू करूँगा क्यूकुशन पाकिस्तान के जो फाउंडर थे उनका नाम था इनामुल्लाह खान, जिनको हम शिहान इनामुल्लाह खान साहब कहते थे जी। वो हमारे समझो गुरु थे। अच्छा। और गुरु इसलिए थे कि वो क्यूकुशन को पाकिस्तान में रोशनास कराने वाली शख्सियत है। अच्छा। आज नहीं है उस दुनिया में, लेकिन उनका लगाया हुआ पौधा आज आपको हर जगह मजबूत दख्त की सूरत में इस वक्त पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। इनामुल्लाह खान साहब की शख्सियत यूं थी कि उन्होंने जब गिजरी में ये कराटे का स्टार्ट किया तो लोगों को पता नहीं था कि ये क्यूकुशन क्या है, जब तक हम बाहर नहीं गए। तो इनाम साहब ने बहुत से शागिर्द बनाए, उसमें चंद नाम ऐसे हैं जिनके बगैर इनामुल्लाह खान साहब की शख्सियत पूरी नहीं होती। अब मुझ समेत, लेकिन ये मुझसे पहले, तो मुझसे पहले से थे, उनके पास कई ऐसे शागिर्द आए, लेकिन जिन्होंने फाइट्स में बहुत ऊपर नाम किया उसमें तारिक सिद्दीकी साहब थे, और अच्छे फाइटर रहे हैं। गुलाम अली अंसारी, ये बहुत अच्छे फाइटर रहे हैं। उनके अंदर शकील चांडियो मेरे बड़े भाई, यानी कि इस तरह एक नाम अगर मैं लूँ तो इसमें फिर शोएब यूनुस भाई हैं, हमारे अबू तलत साहब हैं, बहुत सारे नाम आएंगे, हिदायतुल्लाह खान, जियाउल्लाह खान। ठीक है, हम पाकिस्तान में जाएं तो बहुत बड़ी एक कैटेगरीज है जो इसमें आ जाती है। लेकिन इनाम साहब के जो पायनियर स्टूडेंट्स में जो लोग आते हैं वो फिर आप यूँ समझ लें कि शकील चांडियो का नाम एक अलग है, जो मेरे बड़े भाई थे। अच्छा। मैं नहीं कहता, इनाम साहब की पूरी टीम जरूर कहेगी। फाइटर देखिए अच्छे होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर किसी को कहाँ क्लिक कर जाता है। तो शकील वर्ल्ड में सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ से क्यूकुशन में उसने बेस्ट 32 और बेस्ट 16 कैटेगरीज में हाथ मतलब जाके रखा, तो वो इनाम साहब का बहुत बड़ा एरा था। फिर उनके बेटे माशाल्लाह बहुत अच्छे गए, उनके भतीजे, लेकिन फिर मुझे अल्लाह ने जो मुकाम दिया, तो यूं समझ लें कि इस वक्त पाकिस्तान में जो पायनियर्स में आते हैं वो 3 से 4 लड़कों का फिर उनके एरा में, उसके बाद तो बहुत सारे आ गए। तो इनाम साहब ने पाकिस्तान में बहुत बड़ी फाइटिंग टीम बनाई जो पूरे पाकिस्तान में माशाल्लाह चलती रही। उसके बाद मुझे मौका मिला इनाम साहब के साथ जापान जाने का 2 दफा। जापान की स्टोरी बताएं आप। जापान की स्टोरी बहुत जबरदस्त किस्म की है। क्यूकुशन के फाउंडर हैं, उनका नाम है सोसाई मास ओयामा, जिन्होंने मुख्तलिफ स्टाइल्स के अंदर ब्लैक बेल्ट, 2nd डान, 3rd डान लेने के बाद फिर वो आए पाकिस्तान में। इनामुल्लाह खान साहब की सूरत में ओयामा का नाम आया। हम कहते थे कि ये ओयामा कौन है, तस्वीरें तो देख ली, और चंद लड़कों में से मैं हूँ पाकिस्तान की हिस्ट्री में। अच्छा। हिस्ट्री में मैं कह रहा हूँ।
इनाम साहब तो थे, लेकिन उनके शागिर्दों में चंद ये ना हम 10-12 होंगे Okay. मैक्सिमम जब उनके जिंदगी में उनके साथ डायरेक्ट उनको देखा। ओके, और डायरेक्ट एक्सपीरियंस डायरेक्ट एक्सपीरियंस में से मैं वहाँ उनकी ट्रेनिंग के अंदर सुपरविजन में टोक्यो में 1990 में जब मैं गया, इनाम साहब लेकर गए फाइट में, मैं मेरे बड़े भाई ने वहाँ पोजीशंस ली। एशियन टूर्नामेंट थी 1990। ओके, हमने वहाँ पोजीशंस ली, हमने फाइट्स की, हम टोक्यो में रह गए, हमारे पास वीजा था 90 डेज का। अच्छा, ठीक है जी। हमने कहा कि अब तो इसे छोड़ना नहीं है। वहाँ फीस ज्यादा होती थी, तो हम वहाँ फिर किसी तरह जॉब भी किसी के पास करने लग गए। यानी आपने वो पूरे 90 डेज अवेल करने थे वहां पे, तो इसलिए आपने वहां पे जॉब की ताकि हम वहाँ फीस दे सके। ओके, अच्छा, वो जो जानवरों से फाइटिंग का और भैंसों से फाइटिंग का ये सब सिलसिला, ये क्या है? जी, ये सिलसिला ये था कि मास ओयामा ने क्योकुशिन कराटे को दुनिया का सबसे सख्त तरीन कराटे का वो क्या कहते हैं, टाइप बना दिया। वो उसको ले लिया कि जी ये फ्लैग मेरे पास होना चाहिए। ओके, वो जब अपनी अर्ली एज पे थे, उन्होंने शोतोकान और गोजुरियो, ये 2 स्टाइल्स हैं, बड़े मशहूर हैं जापान के। ये सेमी कॉन्टेक्ट कराटे कहलाते हैं। ओके, इन्होंने इसमें से ब्लैक बेल्ट, सेकंड डान, कई जूडो भी इन्होंने किया। उनको समझ नहीं आया, सही, उन्होंने कहा मुझे कुछ और करना, कुछ डिफरेंट करना है। ओके, उसके लिए उन्होंने ब्रेक लिया। वो टोक्यो से आगे चले गए, दूर एक फॉरेस्ट जंगल कहलाता है, उसका नाम है चीबा, CHIBA, चीबा, द फॉरेस्ट कॉल्ड चीबा फॉरेस्ट। ओके, चीबा फॉरेस्ट में मैं करीब गया हूँ वहाँ। अच्छा, मुझे हाँ, क्योंकि वहाँ डिज्नीलैंड है, तो हम गए। हमने कहा ये मास ओयामा ये इन जंगलों की तरफ रहते थे। 3 years ही स्पेंड हिज लाइफ इन द जंगल। ओके, वहाँ उन्होंने दरख्तों के साथ और नेचुरल के साथ अपनी जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी। ओके, ये वहाँ कैंप कराते रहे, वहीं उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर कर दिया। अच्छा, ट्रेनिंग भी वहीं? ट्रेनिंग भी। उन्होंने ये कहा कि बेयर नकल, खाली जो नेचुरल है, कितना सख्त हो सकता है इंसान। ये मैं आप क्यों कह रहा हूँ, इतनी जिंदगी गुजारने के बाद ये अल्फाज उस वक्त मुझे नहीं पता थे। उन्होंने ह्यूमन बॉडी को सख्त तरीन मराहिल से गुजरने का जो एक प्रोग्राम बनाया, दैट इज कॉल्ड क्योकुशिन काइकान। ओके, तो वो सख्त तरीन मराहिल क्या थे? उन्होंने इसको स्पिरिचुअल वे में क्रिएट, इसलिए हम इतने डिफरेंस में आ गए। हमने इसको प्रॉपर सोल्जर की तरह ट्रेनिंग की। तो क्योकुशिन काइकान की व्हाइट बेल्ट से लेकर ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डान तक जो एक टाइम जोन है, उन्होंने इसको स्प्लिट कर दिया बॉडी कंडीशनिंग से। आप कितने हार्ड हो सकते हैं, एक्सट्रीम हार्ड, आपकी बोन्स, आपके मसल्स। वो उन्होंने, एक जापानीज नाम है माकीवारा। माकीवारा होता है दरख्त पे रस्सियां लपेट देते हैं आप, और उसको बेस भी, यानी कि अंडे की शेप में वो ऐसे दरख्तों पे वो लगाते थे। फिर उन्होंने मोमेंटम वाली कुछ लकड़ियों को ऐसे अपने चारों तरफ लगाया, वो सुबह दोपहर शाम अपने पार्ट्स को उस पे हिट करते थे। इतनी पावरफुल इम्पैक्ट से वो हिट करते थे कि एक वक्त में ये सारे जो हमारे बॉडी वेपन्स हैं, दे बिकम अ प्रॉपर वेपन। अगर आप ये स्ट्राइक किसी आम आदमी पे करें तो वो टूट जाएगा, लिटरली, और आपको कुछ भी नहीं होगा। तो हमने जब वो ट्रेनिंग की, तो वी बिकम लाइक अ मॉन्स्टर्स। अब मैं आपको 90s की बात बता रहा हूँ। जब मैं जापान से वापस आया, तो इत्तेफाक से मुझे पुलिस एकेडमी में एज इंस्ट्रक्टर की एक ऑफर आई, तो मैं वहां से मिला। तो मास ओयामा का वो जो फिलोसफा था, यानी कि जिसको हम फिलोसफी कहते हैं कि हाउ अ ह्यूमन कैन बिकम सो स्ट्रॉन्ग, तो वो उन्होंने बना दिया। उसके बाद फिर मैं आपको बताएं, फिर मैं इंग्लैंड रहा, फिर मैं दूसरी कंट्रीज में भी रहा, फिर मैं यहाँ से किक बॉक्सिंग भी सीखी। बट इस गेम ने मुझे बहुत हेल्प की। तो जो ये क्योकुशिन की मैं बात बता रहा हूँ, जिस तरीके से हम आगे जाते हैं, चीबा से जब ये वापस आए, बहुत बड़ी एक मतलब एक एंटरटेनिंग स्टोरी है। अच्छा जी, वो जंगल से वापस आ गए शहर के अंदर। अब ही इज बिकम लाइक डिफरेंट मैन, पर्सनालिटी। हाँ, उनके ये सोडो, हम इसको चॉप्स को सोडो कहते हैं। इनके ये इतने हार्ड हो गए जो हमें करना पड़ता था। यानी कि हमें हम ब्रेकिंग्स करते हैं फाइट्स में, तो आपको बहुत ज्यादा कंडीशनिंग करनी पड़ती है अपने पंच की और अपने सोडोस की। उन्होंने बाकायदा स्लॉटर हाउस में जाकर और जो बुल्स होते थे, उनके हॉर्न्स यानी कि उनके सींग्स तोड़ते थे, वो हाथ से बाकायदा उसे लॉक करके, और एक खास पोजीशन आएगी, आप जब एंगल को जरा सा चेंज करेंगे तो आपका इम्पैक्ट पावर का वो सारा आपका शोल्डर पे आ जाएगा। बट आई कैन ब्रिंग माई होल पावर
in here, into certain place. into certain place, which is called your breath. Okay. It's a pure science. So बिल्कुल, I ये can तो bring my energy whole को energy, control. Okay. energy control. It's like an impact, not because of that, because of from here. Okay. Like आप किसी मजदूर को देखते हैं जब वो नीचे जमीन तोड़ता है तो उसकी एक आवाज आती है यहाँ से हिप करने की. दैट इज आर्ट. तो वो ब्रेक करके सिंग तोड़ने शुरू कर दिए उसने. Oh my goodness. टेलीफोन के खंभों को बैंड करना शुरू कर दिया अपने नकल्स के साथ, लिटरली. ये तो सुपर ह्यूमन बनाने वाली सुपर ह्यूमन बना दिया उसने. मैं कह रहा हूँ ना कि उसके बाद क्यूक्शन ने पूरे वर्ल्ड में रेवोल्यूशन ले आया था. Okay. कि इतना स्ट्रॉन्ग आर्ट. तो ये मास्टर यामा का था ब्रेकिंग मास्टर, कोकोनट ब्रेकिंग मास्टर, स्टोन ब्रेकिंग मास्टर. इन्होंने बॉटल्स की वो दिखाई थी, एक वाइन बोतल थी और ये सबसे बड़ा इनका डेमो था कि उन्होंने उसे अपने इस चॉप से वो बोतल गिरी नहीं और उन्होंने हाफ उसको ब्रेक किया था. लाइक अ सोडो विद इट कॉल्ड अ नाइफ. The impact of this sodo speed This is multiplied by actually achievable, लेकिन वो ट्रेनिंग के बाद ही अचीव हो सकता है. यानी इंसान के अंदर इतनी पावर है, उसके माइंड के अंदर इतनी पावर है कि वो किसी भी जानवर को भी बीट कर सकता है और किसी भी एनर्जी को भी बीट कर सकता है. किसी भी इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट को आप हिट करते हैं ना, उसके अंदर आपने वेव्स से पहले वो निकल जाए. अब यानी कि बोतल एक सीधी खड़ी हुई है, अगर आपने इसको हाथ लगाना तो वो गिर जाएगी. लेकिन उसमें अगर आपने उस स्पीड से आपने वो शार्प अपने सोडो को, जिसको हम ये जगह खास होती है, वो जब हम यहाँ से पूरी एनर्जी लाके उसको हिट करते हैं वो मूव करेगी. फ्रीक्वेंसी कंट्रोल की बात है मेरे ख्याल से. वो मूव तो करेगी लेकिन वो उसका टॉप जो है वो गायब हो जाएगा. और ये ट्रू उसने किया था, इसीलिए आज उसको दुनिया भर में बहुत रिकग्निशन है, उनका नाम है. अच्छा शमील साहब, मुझे ये बताइए ये 100 मैन कमेटी क्या है? 100 मैन कमेटी वैसे आप काफी माशाल्लाह आज मेरे डीप जो है ना वो कोर के अंदर से निकाल रही है कि ये क्या होता है. देखें, जब क्यूकुशन कराटे के अंदर मासोयामा ने तमाम चीजें मुकम्मल कर डाली, उनके अंदर फिर एक और चीज क्रिएट हुई. क्या? हाउ आई बिकम सुपर डुपर क्रिएटर ऑफ दिस गेम दैट नो वन कैन रीच मी. ओके. ये उनका फिलॉसफी थी जो मैंने उसको स्टडी किया. ओके. मैं बहुत सारी चीजें 15-10 साल के बाद जाके समझा था जब मैंने क्यूक्शन किया. ओके. राइट. तो 100 मैन कमेटी का मकसद ये होता है कि अब एक फाइट होती है जिसको हम कहते हैं फुल कंडीशनिंग क्यूक्शन की फाइट. अब ज्यादा से ज्यादा आप अपनी पीक में 20-30 फाइट्स कर लेती, जैसे मैं करता था. मैं हफ्ते में 30-40 फाइट्स करता था, बट वीक के अंदर होती थी. वो चूंकि वो करनी पड़ती थी, उसके बगैर आप कर नहीं सकते. उसमें कोई शिन पैड नहीं होगा, कोई सेफ्टी चीज नहीं है. यू हैव टू फाइट. अब 100 मैन का मकसद ये है कि अब आपकी सारी वो चीबा फॉरेस्ट जो मैंने बताया वो तमाम चीजें अब कहाँ दिखाई जाए. अच्छा, वो पब्लिक में शो करने के लिए. अब जी मैं अब क्या हूँ, मेरे अंदर क्या है और मैंने किस तरह ट्रेन किया है. सो अब मैं कैसे शो कराऊं. उसके दिमाग में पता नहीं कैसे आया, वो जापानी बिल्कुल ही एक डिफरेंट गाय था भाई. उसने अपनी जैसे हम अपनी जवानी गुजार के बड़े हो गए, उसने भी हमारा वक्त कितना गुजारा मास्टर बन के. उसके जहन में कैसे आया होगा कि अब मैं 100 लोगों को खड़ा करता हूँ और खुद खड़ा हो गया. पहले इसने पहले अपनी से स्टार्ट किया. अच्छा, यानी 100 लोगों के आगे खुद अकेला खड़ा हुआ. 1 मिनट मींस 100 मिनट. 100 मिनट कितने हो गए? पौने 2 घंटा, 1.5 घंटे से ज्यादा. जी बिल्कुल, 40 मिनट. ठीक है. आप सोच रही हैं कि और सारे सीनियर्स लड़के खड़े हैं, उनको अलाउड है कि आप हिट नहीं करेंगे तो फाइट काउंट नहीं होगी. तो जो सीनियर्स है ना मेरे, अब मैं ओयामा के साथ फाइट कर रहा हूँ, बट आई एम नॉट स्ट्राइकिंग हिम, आई एम जस्ट टचिंग द किक्स एंड स्पेंडिंग द टाइम. दैट फाइट विल नॉट काउंट. अच्छा, यानी फुल स्ट्रेंथ से ही ओपोनेंट को फाइट करना है, हिट करना है. चेक ओके हाउ द ह्यूमन बॉडी कैन टेक दोज नकल्स to their body and thighs, inner side, and your entire stamina and your basically आप दर्द को कितनी हद तक बर्दाश्त कर सकते हैं. Okay. It's kind of sports torture. Okay. If I call that way. Okay. Right? तो ये उन्होंने किया. उसने किया और उसके चंद स्टूडेंट्स ने किया. नंबर 1 पे जो उसके स्टूडेंट्स हैं, शोकी मत्सुई, जो आज वक्त की क्वेश्चन का हेड है. इसमें फिर बहुत सारे लड़के हैं. इसमें यामाकी ने किया, खाजुमी ने किया, फ्रांसिस्को फिलो है, उन्होंने किया,
और शियान स्टीव आर्नल्ड उन्होंने किया। पाकिस्तान में मैंने ये एक दफ़ा अटेम्प्ट करने की कोशिश की, क्योंकि मैं उस टाइम 40-50 फाइट्स वन गो में कर रहा था। करेक्ट। मैंने कहा देखो क्या कर सकता हूँ। और हमारी ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हमारी सपोर्टिंग, नो ब्रांड वैल्यूज, नथिंग, हमें किसी किस्म की जो मिलती नहीं थी कि अब हम 100 लड़के लगाने के लिए पूरे पाकिस्तान से लड़कों को बुलाएं, उनका अकोमोडेशन, मतलब 100 लड़का एक क्लब में नहीं हो सकता ना, आपने पूरे पाकिस्तान से बुलाना पड़ेगा। तो मैंने बहुत कोशिश की और मैं कर सकता था। मैंने अपने भाई से कहा था कि लेकिन लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से नहीं हो पाया, जिस वजह से मैं नहीं कर पाया। तो ओयामा ने जब ये काम किया तो पूरे वर्ल्ड को एक मैसेज चला गया, नाउ कैन यू डू दिस चैलेंज। उस चैलेंज को कोई ब्रेक नहीं कर पाया, आज तक नहीं किया। यानी कि 100 मैन फाइट्स का मकसद क्या होता है कि आप 30 या 40 फाइट के बाद आप खत्म हो जाते हैं। यानी कि 1 मिनट की मैं फाइट कर रहा हूँ और मेरी बॉडी पे कोई एक जगह पर मुसलसल अटैक हो रहा है, मैं बचा भी रहा हूँ, स्किप भी कर रहा हूँ, स्टेमिना भी है, कंडीशनिंग भी, अटैक भी कर रहा हूँ, फिर एक और फाइटर आ जाएगा, नो लिमिट, नो टाइम, वन गो नेक्स्ट। आप थोड़ा सा पानी पी सकते हैं जब एक ब्रेक, वो भी कोच आपको कहेगा जो हेड होता है, अदरवाइज वो काउंट हो रही है 63, 64। It's beyond imagination. I can't even imagine. अच्छा, during training आपके साथ कभी ऐसा हुआ, इंजरीज हुई हो आपको? इंजरीज मेरे ईरान के अंदर रिकॉर्डेड। ईरान में हम फाइट से पहले जा रहे थे, प्लेस कॉल्ड मजंदरान, तेहरान से हमारा बाय रोड 5 घंटे का ट्रैफिक में हम जा रहे, हमारा एक्सीडेंट हो गया। ये पूरी मैंने सोशल मीडिया पे डाला हुआ, ये मैं आपको शेयर करूंगा। हमारा एक्सीडेंट हो गया जी। इनाम साहब पीछे बैठे हुए और हिदायत मेरे साथ बैठा हुआ है, और हमारे ड्राइवर ने गाड़ी जो है वो लेफ्ट हैंड थे, उन्होंने चलते हुए ट्रक के बीच में घुसेड़ दी। जिस तरह मरी आप जाते हैं तो नीचे उतरते हैं, तो वो ड्राइवर से स्किप हो गई गाड़ी। वहीं ईरानियों ने हमें दूसरी गाड़ी में डाला, मेरी ये बेल्ट से ये जगह स्किन ऑफ हो गई। मैंने ये सीट बेल्ट से, अब मैं ऐसे फंसा हुआ हूँ डैशबोर्ड पे, इनाम साहब आधे से ज्यादा मेरे ऊपर, हिदायतुल्लाह खान उनका बेटा जो है वो चैंपियन, वो हमारे ऊपर, और ड्राइवर बेल्ट नहीं पहना हुआ था, वो स्क्रीन से बाहर था, विंड स्क्रीन से, और उसका स्टीयरिंग यहाँ फंसा हुआ था, वो बेहोश था। लोगों ने उसे फ्रंट से खींच के निकाला। उस वक्त कोई वीडियोस हमारे पास नहीं थी, मगर मैंने फोटोज ले लिए थे। अच्छा। आज भी है। तो गाड़ी हमारी ऐसे स्किप होके फंसी, ना इधर से कोई जा सकता था ना ऊपर से आ सकता था, कोई 2-2.5 घंटे वहां में सेटल डाउन में लगे। अब मैं स्किन ऑफ होता हुआ फाइट कर रहा हूँ। नेक्स्ट डे इंजरी में मुझे यहाँ से ब्लड आने शुरू हो गए थे। फर्स्ट एक लेयर जो खिलाती है वो हट गई थी। पूरी रात मैंने इसको वार्म अप किया। उसके बाद सेमीफाइनल में मेरा राइट जो है यहाँ से तकरीबन 2.5 इंच का फ्रैक्चर हो गया था। एल्बो लगी थी और मैं जब उसको हिट कर रहा था। ये मेरी सबसे मतलब ये है कि ड्यूरिंग फाइट। तो ऐसा नहीं होता कि जब इंजरी हो जाती है तो प्लेयर्स को कहा जाता हो कि आप थोड़ा गैप लें, मुझसे कहा गया कि ये आपकी कितनी है, मैंने कहा आई एम फाइन। अच्छा, वही कहा ना क्वेश्चन ओयामा। ऐसा होता है कि पेन ना फील होता हो? एक मैं बता रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा था। अच्छा। वो भी समझ गए थे, वो भी क्वेश्चन के थे ईरान के, वो स्ट्रॉन्ग लोग थे। उन्होंने बोला क्या, मैंने कहा लुक आई कैन मूव, देयर इज नो प्रॉब्लम, नथिंग एल्स, आई हैव नो पेन, दैट्स अ स्मॉल थिंग इज हैपेंड। तो वो उन्होंने बोला ठीक है, आप फाइट करना चाहते हैं? मैंने कहा यस, वेवर फॉर्म साइन करवाते हैं मुझसे, आई विल बी रिस्पॉन्सिबल, दैट्स क्वेश्चन। और मैं 3rd कैटेगरी पे आया, ब्रॉन्ज पे, क्योंकि वो मेरी राइट जो है लेग फ्रैक्चर हो गई। अगर वो फ्रैक्चर नहीं होती तो मैं फाइनल उठा लेता। अरे वाह, क्या बात है। हाँ। और एक कनाडा में इंजर हुआ था, वहां पर भी मेरी जो है लेफ्ट लेग जो इम्पैक्ट हुई थी, तो उसमें भी आया था। बट अगेन मैं सेकंड आया था वहाँ, ये ट्रेनिंग से। तो इंजरीज हुई हैं, लेकिन इंजरीज ने आपको रोका नहीं जिंदगी के किसी भी मोड़? नेवर। ओके, दैट्स योर कोर स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रेंथ है आपकी। तो ये आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है। बिल्कुल करती है, और ये आपको लाइफ लेसन्स देती है कि इंसान की जो लिमिट्स है ना, हम उसको कभी टेस्ट नहीं करते हैं कि क्या है, और जब टेस्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि कितनी स्ट्रेंथ है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा लगा आपसे इतनी इंफॉर्मेटिव बातें करके। वेल गाइज, ये था हमारा आज का बैठक का सेशन। कैसा लगा डू लेट अस नो। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।